प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने इकाई 3 का पूंजी लाभ कैपिटल गेन चैप्टर स्टार्ट किया था। गत वर्ष में किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। धारा 45 के अनुसार बताया था। 3 बातें थी। कोई पूंजी संपत्ति होना चाहिए, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए और पूंजी लाभ की गणना कैसे की जाए। पूंजी संपत्ति किसे कहा जाए और किसे पूंजी संपत्ति नहीं कहा जाए, इनके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने पूरा क्लियर कर चुका हूँ। यदि पूंजी संपत्ति होगी तो उसके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाएगा। यदि कोई संपत्ति पूंजी संपत्ति नहीं है तो उसके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ नहीं कहलाएगा। आज दूसरा टॉपिक है पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। तो हस्तांतरण में कुछ प्रमुख बातें जो शामिल होती हैं, उसमें संपत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा उसको छोड़ देना, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी और लीव ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के संबंध में अधिकारों का त्याग हो जाना, वह संपत्ति किसी दूसरे की हो जाना। तीसरा होता है किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य रूप से संपत्ति को ले लेना। जैसे कोई हाईवे रोड बन रहा है, कोई पुल पुलिया बन रही है, सड़क किनारे की ज़मीन जो है गवर्नमेंट कंपल्सरी टेक ओवर कर लेती है, उसके बदले में हमें जो कंपनसेशन मिलता है वह भी एक प्रकार का ट्रांसफ़र कहलाता है। पूंजी संपत्ति के स्वामी द्वारा उसे अपने व्यापार के रहतिये के रूप में परिवर्तित करना या रहतिया मान लेना। 2 प्रमुख एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति के पास जमीन का टुकड़ा है, वह उसके लिए पूंजी संपत्ति कहलाएगा। लेकिन यदि वो जमीनों की खरीदी और बिक्री का काम शुरू कर देता है तो वही जमीन का टुकड़ा उसके लिए स्टॉक बन जाएगा, दुकान का स्टॉक बन जाएगा। उसके बाद जब उसको बेचा खरीदा जाएगा तो व्यापार पेशे से लाभ की गणना की जाएगी। उसी प्रकार घर में रखा हुआ आभूषण एक कैपिटल एसेट है। ऑर्नामेंट जो हम घर में रखते हैं वह कैपिटल एसेट है, और यदि कोई व्यक्ति उसकी आभूषण की दुकान डाल देता है, अपनी घर के आभूषणों को दुकान में मिला लेता है, तो वह उसके लिए स्टॉक कहलाएगा। यह भी एक प्रकार का ट्रांसफ़र कहलाता है। इस पर पूंजी लाभ की गणना कैसे करें आगे चल के हम पढ़ेंगे। किसी जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता या मोचन जो रहता है, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसफ़र। व्यापार को सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित करना, यह भी आपका पूंजी संपत्ति इसके अंतर्गत कहलाएगी। अब तीसरा टॉपिक होता है पूंजी लाभ की गणना कैसे करें, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कुछ प्रोफार्मे मैंने PDF फाइल में आप लोगों को भेजे हैं, एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर में 2 टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहला होता है अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा हानि की गणना कैसे की जाए, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। सबसे पहले जितने में संपत्ति को बेचा गया, विक्रय प्रतिफल कहलाता है सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र एक्सपेंस, यदि किसी को ब्रोकरेज या दलाली वगैरह दी गई बिक्री के ऊपर, तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, शुद्ध विक्रय प्रतिफल कहलाएगा। शुद्ध विक्रय प्रतिफल में अल्पकालीन पूंजी की स्थिति में, यानी वह संपत्ति मेरे पास 36 महीने से कम होनी चाहिए, भूमि भवन की दशा में 24 महीने से कम होना चाहिए, शेयर्स के बारे में मैंने बताया आपको 12 महीने से कम समय तक हो, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाते हैं। तो पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, कास्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट और कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें किए गए सुधार की लागत, बीच में यदि किसी प्रकार की सुधार की गई है तो उसको इसके अंतर्गत हम घटा देंगे। 2 चीज़ों को घटाने के बाद आपका आएगा कुल अल्पकालीन पूंजी लाभ, टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें करयोग्य पूंजी लाभ निकालने के लिए हमें एक और माइनस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कर मुक्त पूंजी लाभ, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10 एंड 54। तो 54 में 3 सेक्शंस आते हैं, 54B, 54D और 54G, जिसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। ये 3 सेक्शन की कटौतियां घटा दें तो कर योग्य अल्पकालीन पूंजी लाभ इसके अंतर्गत कहलाएगा। अब आते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ।
जब संपत्ति मेरे पास 36 महीने से ज़्यादा समय तक है, अंश मेरे पास 12 महीने से ज़्यादा समय तक है, भूमि और भवन जो है मेरे पास जो है 24 महीने से ज़्यादा समय तक है, तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ स्कंद कहलाता है। यहाँ पर विक्रय प्रतिफल हम पहले लेंगे। विक्रय प्रतिफल में घटाएंगे ट्रांसफर एक्सपेंस या दलाली इत्यादि जो दलाल को दी जाती है, शुद्ध विक्रय प्रतिफल आएगा। अब इसमें जो दो चीजें माइनस करेंगे वो कहलाती है प्राप्त करने की सूचकांकित लागत। ध्यान देंगे, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन अल्पकालीन में बताया मैंने प्राप्त करने की लागत, यहाँ बताया मैंने प्राप्त करने की सूचकांकित लागत, और दूसरा माइनस करेंगे सुधार की सूचकांकित लागत, इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। दो चीज़ों को माइनस करने से आपका टोटल कैपिटल गेन आएगा, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस स्कंद आएगी। इसमें से एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 जो माइनस करेंगे, 6 प्रकार के सेक्शंस मोस्टली आते हैं, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F और 54G। ये इतने प्रकार के सेक्शन के अंतर्गत कुछ कटौतियाँ इसके अंतर्गत करमुक्त पूंजी लाभ के रूप में माइनस कर देंगे तो आपका LTCG निकल आएगा। अब प्रश्न है कि प्राप्त करने की सूचकांकित लागत कैसे निकाली जाए। तो इसमें आपका प्राप्ति की लागत में मल्टीप्लाई करते हैं संपत्ति के विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक। ये लागत स्फीति सूचकांक क्या है अगले लेक्चर में आपको और क्लियर कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई जिस प्रथम वर्ष में संपत्ति प्राप्त की गई हो उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक लेंगे, अथवा 1/4/2001 का लागत स्फीति सूचकांक। अब ध्यान देना है कि 1/4/2001 के पहले यदि संपत्ति खरीदी गई है तो 1/4/2001 का इंडेक्स लागत काम आता है। 1/4/2001 के बाद यदि संपत्ति खरीदे हमने तो जिस वर्ष में संपत्ति खरीदी गई उस वर्ष के इंडेक्स से हम नीचे डिवाइड कर देंगे। प्राप्ति की लागत आपका प्रश्न में दिया होगा। विक्रय वाले वर्ष का सूचकांक जो है अभी आपका जो वर्ष चल रहा है मतलब आपका 2019-20 गत वर्ष, उसका इंडेक्स आपका 289 है। इस फिगर को हमको याद रखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई जिस वर्ष में संपत्ति खरीदी उसका सूचकांक से भाग दे देंगे। उसी प्रकार सुधार की सूचकांकित लागत के अंतर्गत सुधार की लागत में विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक दैट इज कॉल्ड 289 और डिवाइड कर देंगे जिस वर्ष में हमने सुधार किया था उसका जो आपका इंडेक्स लागत है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और जितने प्रकार के इंडेक्स नंबर आपका 2001 से बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रेषित कर रहा हूँ। थैंक यू।